हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, कल अपन ने कॉम्पोजिट फंक्शन खत्म किया था। बाउंडेड अनबाउंडेड बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, इजी है सारे। ठीक है, और फिर उसके बाद या उसके पहले अपन ने होमोजेनियस करा था। ठीक है, तो कॉम्पोजिट, होमोजेनियस, बाउंडेड अनबाउंडेड, इनके कुछ पीवाईक्यूज अपन करेंगे आज। एंड उसके बाद इनवर्स और पीरियोडिक दो टॉपिक अपने रह जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेट अस डू दैट। देखिए, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड g of x is equal to sin x। आराम से करना है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। फॉर ऑल x belonging to real number, then the set of all x satisfying ध्यान से दिखना है, f of g of g of f of x equals to g of f of x, where fog x is equal to gof x। नहीं बेटे, ये पीवाईक्यूज जो होते हैं वो बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते बोर्ड्स में, लेकिन ना आजकल के पीवाईक्यूज इतने आसान होने लग गए हैं कि वो बोर्ड लेवल के भी होने लग गए। जरा सा अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आ भी जाता है ना, तो आई वोंट बी सरप्राइज, इतना मुश्किल थोड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपको सीखने को मिलेगा, आप बस नॉलेज लो। डोंट फोकस कि कहाँ पर आएगा कहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, चार ऑप्शंस दे रहा हूँ मैं आपको। पहला ऑप्शन है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एन पाई, वेर एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ 0 1 2। कोई कुछ कह रहा था, सॉरी मैं सुन नहीं पाया। सेकेंड ऑप्शन है प्लस माइनस एन पाई का अंडर रूट, वेर एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ 1 2 डॉट डॉट डॉट। थर्ड इज पाई/2। सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ये 2011 जेई का क्वेश्चन। पाई/2 प्लस 2 n पाई, वेर एन बिलोंग्स टू -2 -1 0 1 2। ए आ रहा है आपका आंसर। क्या करके बैठे हो क्या क्वेश्चन? हाँ, 2 n पाई, वेर एन बिलोंग्स टू द सेट -2 -1 0 1 2। मॉड्यूल में था ऐसा क्वेश्चन, अच्छा, जबकि हाँ हो सकता है बिकॉज इट इज एन ओल्ड क्वेश्चन। तो ये आया था जेई 2011 में। ठीक है, मेंस का ही क्वेश्चन था शायद। अच्छा देखो, काम की बात, ये डराने के लिए आपको क्या है ना, बहुत सारे कॉम्पोजिट कर दिया है। डरना थोड़ी है आपको। क्या लिखा है? f of x। ठीक है, पहले ये निकालते हैं, फिर ये g of f of x निकाल लेंगे। g of f of x निकाल लेंगे। सही बात है। अच्छा, f of x क्या दिया बेटा? f of x दिया है एक्स स्क्वायर, g of x दिया हुआ है साइन x। ठीक है, बस दो ही फंक्शन, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, दो ही फंक्शन हमको दिए हैं। निकाल के इक्वेट करना, आंसर आ जाएगा। इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। अब ये बच्चा जो है ना, एग्जाम में अगर सॉल्व करता है तो अपीयरेंस देख के शायद छोड़ दे, ऐसा नहीं करना है। अच्छा इधर देखो प्लीज, ये यहाँ पर आप है ना एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हो, कहीं पर भी किसी को भी एसोसिएट कर दो। व्हाट आई डू कि ये जो सबसे आखिरी वाले है ना, g of f, ये पहले लिख लो आप। ठीक है,
तो जी ऑफ एफ पहले लिख लेंगे अगर, तो जी के अंदर एफ डालना है। जी फंक्शन क्या है? साइन एक्स। साइन एक्स के अंदर अगर एफ ऑफ एक्स डाल लोगे आप, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसा दिखेगा, जो कि दिखेगा साइन ऑफ, यहाँ पर एक्स की जगह एफ एक्स डाल दो, सही बात है, जो कि ऐसा कुछ दिखने लग जाएगा, साइन ऑफ व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? एक्स स्क्वायर। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये गॉफ एक्स आया। अब ये जो गॉफ है, गॉफ, इसको आपको फिर से जी के अंदर डालना है, तब आपको जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। देख रहे हो, इसको फिर से जी के अंदर डालना है, तो ये गॉफ को आप फिर से जी के अंदर डालो। तो जी के अंदर आपको क्या डालना है? जी ऑफ एक्स। मैं ऐसे लिखता हूँ ताकि मेरे को ज्यादा अच्छे समझ में आए। जी ऑफ एक्स, तो जी के अंदर गॉफ डाल दो बेटा। जी क्या है? साइन ऑफ एक्स। जी एक्स है साइन ऑफ एक्स, राइट। तो जी के अंदर अगर अपन ने गॉफ डाल दिया तो ये साइन ऑफ गॉफ एक्स आ जाएगा, सही, साइन ऑफ गॉफ एक्स आ जाएगा ना। अच्छा, साइन ऑफ व्हाट इज गॉफ एक्स? गॉफ एक्स है यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, डाल दिया साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब ये जी ऑफ एफ, ये पूरा मसाला आपको अब देखिए एफ के अंदर डालना है, समझ आ रहा है? ये पूरा आइटम जो है वो एफ के अंदर डालना है, तो डाल देते, क्या दिक्कत है। एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स की जगह आपको ये पूरा एम डालना है, मसाला। तो अगर मसाला डालोगे अंदर, तो बाहर क्या मिलेगा? उसी का स्क्वायर, उसी मसाले का स्क्वायर, राइट। तो वो जो मसाले का स्क्वायर आएगा, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कर रहा हूँ? अगर मैंने अंदर मसाला डाला तो आएगा क्या? मसाला स्क्वायर। तो अंदर मैंने अगर ये वाला आइटम डाला, जी ऑफ जी ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये डाला तो इसी का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, ये फंक्शन का स्क्वायर लिखना है ना, मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसी का स्क्वायर लिख देंगे, क्या दिक्कत है। अच्छा, ये फंक्शन है क्या? ये साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो इसी का स्क्वायर करना, साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास, पहला वाला फंक्शन आ गया। दूसरा वाला ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में fog x इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स है। क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा, मैंने सॉरी सॉरी, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। fog x इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब वो समझा रहा है कि fog का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैंने कॉपी गलत कर दिया उसको, मेरा ध्यान कहीं और रहा होगा, ठीक है। मेरा ध्यान ऑप्शन में था बेसिकली। मेरे ख्याल से ऑप्शन ए या बी में से कुछ एक सही है, मोस्ट प्रोबेबली ए सही है, ठीक है। क्योंकि मेंटली आप करोगे तो भी हो जाएगा, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो मैं करके बताता हूँ अभी। अब आपको निकालना है जी ऑफ एफ। तो इधर देखो, हर कोई सामने जी ऑफ एफ पहले लिख देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये लिख देते हैं। तो जी के अंदर गॉफ आ जाएगा, जी के अंदर गॉफ आ जाएगा, तो जी के अंदर गॉफ लिख देते हैं। अच्छा, गॉफ मैंने अभी भी ताजा ताजा निकाला था, ये रहा ना गॉफ, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, यही तो गॉफ था। तो जी के अंदर आप ये पूरा का पूरा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर डाल दो, ठीक है। अच्छा, जी ऑफ एक्स है क्या? जी ऑफ एक्स है, जो भी इनपुट डालोगे उसका साइन दे देगा आपको, जो भी इनपुट डालोगे इसका साइन। तो अपन ने ये इनपुट डाला है तो इसी का साइन दे देगा, तो साइन ऑफ यही वाला इनपुट, मतलब साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए, तो ये आ गया अपने पास फंक्शन, दिस इज जी ऑफ एक्स। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वेट है, तो आपको गिवन ये है कि एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इट इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। ये गिवन है, तो ये तो अपन ने अभी भी निकाला, साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और इधर है साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर सिंपली। ये मसाला स्क्वायर है, ये मसाला है, ध्यान रखिए इस चीज का, है ना। मसाला स्क्वायर माइनस मसाला, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ तो आप एम कॉमन ले सकते हैं ना, वही वाली बात है यहाँ पे। तो ये एम मतलब साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर में कॉमन ले लूंगा, इसको इधर ले आएंगे ना और कॉमन ले लेंगे, तो डायरेक्टली मैं साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ। तो अंदर क्या आ जाएगा? अंदर आ जाएगा साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर माइनस वन, एंड दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू जीरो। अब राम इंटू शाम जीरो है अगर, तो आइदर आइदर ये राम जीरो हो जाएगा
और शाम क्या है बेटा, ये पूरा आइटम शाम है, मतलब साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर -1 ये 0 हो जाएगा, तो साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, अच्छा ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये चीज 0 है, कोई भी एंगल का अगर साइन वैल्यू 0 होता है, रुको मैंने यहाँ पे x गलत लगा दिया है, यहाँ x थोड़ी आएगा, साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। अब देखो साइन ऑफ थीटा 0 होता है, इसका मतलब थीटा जो भी होता है वो क्या होता है, यहाँ पर थीटा, ये पूरा एंगल थीटा का काम कर रहा है ना, तो थीटा हो जाएगा n पाई के बराबर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया, साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके। बेसिकली देखो अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, साइन ऑफ समथिंग का वैल्यू n पाई के बराबर, तो n पाई मतलब आपके दिमाग में बहुत सारे वैल्यूज आएंगे, या तो 0 या तो पाई या तो 2 पाई, सही है, इनमें से कुछ भी सही नहीं होगा, सिर्फ 0 सही होगा, क्यों, कोई मुझे बताएगा, सिर्फ 0 आ सकता है इसका वैल्यू, एनी रीजन। अरे साइन ऑफ एनीथिंग कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, अगर आपने पाई ले लिया इस चीज का वैल्यू, तो आप क्या बोल रहे हो, किसी एंगल का साइन जो है वो पाई हो जा रहा है, मतलब 3.14, अरे साइन का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, 3 तो क्या खाक होगा, तो अपन क्या बोलेंगे कि दिस इज नथिंग बट डायरेक्टली 0, एक ही वैल्यू इसकी पॉसिबल है 0। अब यहाँ पे फिर से अपन सोचेंगे कि किसी भी एंगल का अगर साइन 0 है, इसका मतलब वो एंगल एन पाई है, दैट एंगल इज एन पाई, ठीक है, मतलब x, और एन पाई में भी जो n होता है वो क्या होता है, अपने को पता है 0 1 2 सब कुछ होता है, बेसिकली सारे इंटीजर्स होते हैं, होते तो सारे इंटीजर याद रखना है ना, लेकिन अभी अपन अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे एन पाई का। अब आप इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स नहीं रख पाओगे, सिर्फ पॉजिटिव रख पाओगे और 0 रख पाओगे, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा यहाँ से भी कुछ आंसर आ सकता है ना, इसको अपन इग्नोर ना करें, यहाँ से क्या आंसर आएगा, प्लीज इधर देखें, साइन ऑफ दिस एंगल, ये वाला एंगल का साइन 1 के बराबर है, इस एंगल का साइन अगर 1 के बराबर है, तो ये वाला जो एंगल होगा, मतलब ये वैल्यू ये 90 डिग्री के बराबर होगी, है ना, विच इज नॉनसेंस। कोई एक्सप्लेन करेगा क्यों नॉनसेंस है, बताओ जल्दी बताओ। अरे पाई बाई 2 कितना हो गया, 1.57, साइन ऑफ एनीथिंग कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, कोई भी साइन का वैल्यू 1 से बड़ा थोड़ी हो सकता है, इसलिए अपन ने इसको देखते ही रिजेक्ट कर दिया, तो आपका आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, 2019 का क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये। For x belonging to the set of real number -0 and 1 elemental, let f1x is equal to 1 by x and f2x is equal to 1 minus x and f3x is equal to 1 upon 1 minus x, ये दिया हुआ है आपको, बी थ्री फंक्शंस, ठीक है। आप बोल रहे हो मुझे कि 41 ईयर्स में इसका आंसर जो है वो अलग दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं, रूट एन पाई है ना, रुको मैंने ऑप्शन नंबर बी एक बार देख लेता हूँ यार, रूट एन पाई, एन का वैल्यू 0 होना चलेगा ना, क्या दिक्कत है, एन 0 डाल दोगे अगर, आई थिंक गलत है, मैं देख लेता हूँ एक मिनट, है क्योंकि एन का वैल्यू 0 डाल दिया अगर, तो एक्स 0 होना पॉसिबल है, एक्स 0 होना पॉसिबल, यहाँ पे क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या एक्स को 0 होने से, चेक करो, और यहाँ पे लिखा है ना एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, आई थिंक क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी कंस्ट्रेंट नहीं है जहाँ पर एक्स को 0 होना पसंद नहीं है, मतलब अगर एक्स 0 हो गया तो ये चीज 0 हो जाएगी। हम्म, ठीक है, मेरे ख्याल से तो ए ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, आप ए ऑप्शन पे टिक कीजिए,
हो सकता है उसमें गलत दिया, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट यहाँ पे ए ही आएगा। खैर, कम बैक टू दिस वन, बी थ्री गिवन फंक्शंस, if a function, ये बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था यार, मेरे को याद है अच्छे से, जिस साल उन्होंने दिया था, satisfies f2 of j of f1 x is equal to f3x, then j of x is equal to what? तो ये थोड़ा सा हो सकता है आपको मुश्किल लगेगा, बट देखते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन नंबर डी। जेईई 2019 का क्वेश्चन है, काफी रिसेंट क्वेश्चन है, कॉम्पोजिट फंक्शन का बेहद आसान क्वेश्चन है, दिखने में काफी मुश्किल लगता है। ठीक है, अभी मैं करूंगा, आपको लगेगा कि क्या आसान था, एक बार खुद से भी ट्राई करो तो भी आपको लगेगा। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ये वाली चीज जो है ना, इसको मैं दोबारा से उतार देता हूँ यहाँ पे, f2 ऑफ j ऑफ f1x, दिस इज इक्वल टू f3। देखो यार, f3 का कोई दिक्कत नहीं है, f3 अपने को गिवन है यहाँ पे, दिस इज f3। ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ पे आप लिख दो चाहो तो 1/1 - x, नो इश्यूज। लेकिन यहाँ पे जे नॉट बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, इसको हटा दो अभी, मतलब उसकी जरूरत नहीं है खासकर अभी फिलहाल। जे ऑफ f1 लिखना है आपको। यार अपने को जे ऑफ एक्स पता नहीं क्या है, वी डोंट नो व्हाट इज जे ऑफ एक्स, वी डोंट नो व्हाट इज जे ऑफ एक्स, लेकिन जे ऑफ f1x का मतलब क्या होगा कि जे फंक्शन के अंदर f1x डालना है। मतलब जे ऑफ f1x को आप ये बोल सकते हो ना कि जे के अंदर आपको अब ये वाला फंक्शन डालना है f1x। ठीक है, मतलब जे के अंदर अगर अपन f1x डालेंगे तो 1/x डालेंगे, तो आप क्या करेंगे कि जे के अंदर 1/x डाल दोगे इस तरह से, तो ये आ जाएगा जे ऑफ f1x। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ जे ऑफ 1/x। ठीक है, और ये वाले आइटम को आपको उठा के f2 के अंदर डालना है। इस चीज को समझो ना, अरे ये जो चीज दी हुई है आपके सामने, जे ऑफ f1x, ये यही तो दिया हुआ है, इसको पूरा उठा के f2 के अंदर डालना है। तो क्या करेंगे हम कि f2 फंक्शन जो है ना वो लिख देंगे। व्हाट इज f2 फंक्शन? f2 फंक्शन गिवन है 1 - x, मतलब जो भी आप उसमें इनपुट डालते हो तो 1 - इनपुट करके आपको वो आउटपुट देता है। अगर आपने इसमें इनपुट ये डाला जे ऑफ 1/x, जे ऑफ 1/x इनपुट डाला, तो आपको आउटपुट में क्या देगा, 1 - जो इनपुट डाला पूरा का पूरा वही। बहुत बढ़िया। तो ये बेसिकली जो है हमने ये पूरा आइटम जो है वो लिख डाला है। ठीक है, एंड आपको गिवन है क्वेश्चन में कि दिस इज इक्वल टू f3x, ये क्वेश्चन में गिवन है कि दिस इज इक्वल टू f3x। बी आंसर आ रहा है आपका, चलो देखते हैं। क्या करें भाई, f3x तो गिवन है 1/1 - x, क्वेश्चन देख लो, 1/1 - x और 1 - j ऑफ 1/x। मैं आपको सिखा चुका हूँ इस तरह का क्वेश्चन, मैं हर साल सिखाता हूँ, हर साल। ठीक है, मैंने इससे भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कराया था आपको क्लास में, अंदर बहुत बड़ा भयानक आइटम था, मैंने बताया था क्या करो उसके साथ, मसाला मान लो भाई। जे वालों को क्या लगता है, बच्चों को नहीं आता होगा, सबको आता है। देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, जे एक्स को उधर भेज दो, जे ऑफ 1/x, और ये 1/1 - x ऐसा हो जाएगा। तो अभी जे ऑफ 1/x को मैं इधर लिख देता हूँ, उस आइटम को मैं उधर लिख देता हूँ ताकि थोड़ा मेरे को सुंदर दिखाई दे। 1 - x -1 डिवाइडेड बाय 1 - x, 1 से 1 काट दोगे तो ये आ जाएगा -x/1 - x। बेसिकली आपके पास अभी जे ऑफ 1/x का वैल्यू आया है -x/1 - x। यहाँ तक सबका आ जाएगा, यहाँ तक सबका आ जाएगा, लेकिन आपको जे ऑफ एक्स निकालना है, इसके बाद रियल डील है। व्हाट शुड आई डू? अब देखो ये जो 1/x है ना, ये इनपुट नहीं चाहिए मेरे को, आप चाहो तो इसको ऐसा लिख दो ना, x/x -1।
इनपुट 1/x है, लेकिन मेरे को इनपुट सिंगल अल्फाबेट चाहिए होता है, सिंगल वेरिएबल चाहिए होता है, तो मैं इस 1/x को थोड़ी देर के लिए मसाला बोल देता हूँ m। ठीक है, 1/x को अगर मैंने m बोल दिया तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा m 1/x। ठीक है ना, सही तो है, क्या दिक्कत है, x का वैल्यू हो जाएगा 1/m। ध्यान रखना इस चीज को। तो जहां जहां 1/x दिख रहा है वहां पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने m डाल दिया इसको, ताकि मेरे को ये चीज अब ऐसा दिखाई दे j ऑफ m करके। और m का वैल्यू क्या है 1/x, या x का वैल्यू है 1/m। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां 1/m डाल दो। तो ऊपर डाल दिया 1/m और नीचे डाल दिया 1/m माइनस 1। तो दिस विल बिकम 1/m अपॉन 1 माइनस m अपॉन m, मतलब 1/1 माइनस m। क्या बात है, ये तो मतलब ऐसा फंक्शन आ गया कि j के अंदर कोई भी इनपुट डालोगे, अब ये इनपुट आप कुछ भी लिख दो यार, m लिखो या x लिखो या y लिखो या z लिखो या लैम्डा लिखो, कुछ भी लिखो, फर्क थोड़ी पड़ता है। मैं यहाँ पे x लिखूंगा तो ये 1/1 माइनस एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो है ना, j ऑफ x का वैल्यू क्या आ रहा है, j ऑफ x का वैल्यू आ रहा है f3 के बराबर। इट इज इक्वल टू f3x। तो ऑप्शन नंबर जो भी मैंने टिक किया है वो देख लो आपने, बी ऑप्शन, यस, एकदम बराबर f3 के बराबर आ गया। ये लिख डालो। किसी को अगर फटफड़ाहट हो रही कि सर ये मसाले की जगह आपने फिर से x क्यों डाल दिया, अरे कुछ भी डाल दो यार, या लिख दो पुट m इज इक्वल टू x, क्या फर्क पड़ता है, m की जगह आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी डाल सकते हो, वट एवर, 1 नहीं डाल सकते ऑफ कोर्स, जीरो हो जाएगा। डोमेन में जो भी आ रहा है वो सब डाल सकते हो, तो क्यों ना मैं x डाल दूं, क्या दिक्कत है। ठीक है? तो आपका होमवर्क जो रहेगा, कॉम्पोजिट फंक्शंस आपको अब कंप्लीट करना रहेगा खुद से। अभी यहाँ से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। कॉम्पोजिट में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगता मेरे को कभी जिसमें बहुत खास डाउट आता है बच्चों को। ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए, तो कॉम्पोजिट फंक्शन और उनके पीवाईक्यूज ये सब अपन ने कर ली। 2 पीवाईक्यूज मैंने आपको कराए हैं, बाकी के आप पीवाईक्यूज खुद से कर लेना, मैं आपको आज होमवर्क दे दूंगा। नेक्स्ट लिखिए टॉपिक, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस। देखो इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। देखो मैं आपको यहाँ हिंदी में समझा देता हूँ। ऐसा फंक्शन जिसमें y अलग है और x अलग है, y अलग है और x अलग है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, इसको अपन कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। मतलब इसमें y एक्सक्लूडेड है, एक्सप्लिसिटली रिटर्न है, अलग से लिखा हुआ है, अकेला करके छाट के लिखा हुआ है y को अपन ने। तो y अकेला है तो इट इज एक्सक्लूडेड, मतलब दिस फंक्शन इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। या फिर जैसे मैं आपके सामने ऐसा लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, ये भी एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कल को कोई ऐसा फंक्शन दिखाई देता है जिसमें एक्स वाई प्लस टू एक्स प्लस वाई लेटेस्ट से एंड माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ आ जाता है, तो अब इसमें वाई और एक्स सब मिले जुले हैं, घुला मिला है ना, तो जो घुले मिले फंक्शन होते हैं वो होते हैं इम्प्लिसिट। ठीक है, ये सब इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं। बस इतनी सी बात है। तो इसको अपन एक बार लिख देते हैं अंग्रेजी में, फंक्शन डिफाइंड बाय एन इक्वेशन, फंक्शन डिफाइंड बाय एन इक्वेशन नॉट सॉल्व्ड फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो ये है
एक्सप्लिसिट और ये है इम्प्लिसिट। अब ये अंग्रेजी में जो परिभाषा लिखी है उसको मैं हिंदी में समझा देता हूँ। क्या होता है ना कि गणित में, मैथमेटिक्स में हमेशा हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं उसमें से कोई एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है, कोई एक इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अभी ना हम लोग है ना ऐसा नहीं पढ़ते कि y पढ़ लिया, x पढ़ लिया या फिर एक और वेरिएबल z आ गया अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं होगा। हमारे सिलेबस में एक चीज बहुत अच्छी है कि हम दो ही वेरिएबल पढ़ेंगे, y और x। बहुत रेयरली तीसरा वेरिएबल आपको कहीं दिखाई देगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज नॉट इंक्लूडेड हियर, है ना, मैं आपको कैलकुलस की बात कर रहा हूँ। कैलकुलस में हमेशा अपन दो ही वेरिएबल पढ़ेंगे, तीन वेरिएबल अपन जाके कॉलेज में पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप जरूर पढ़ोगे तीन वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर नहीं पढ़ोगे। ठीक है, वो भी बहुत ईजी होता है, कुछ नहीं होता है, वो सब भी बड़ा आसान होता है। खैर, हम जो दो वेरिएबल पढ़ते हैं ना, y और x, उसमें y हमेशा x पे निर्भर करता है, y हमेशा x पे डिपेंड करता है, और x ना किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है। x डिपेंड्स ऑन नो वन। तो x को अपन क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट, और y को अपन कहेंगे डिपेंडेंट। ये ऐसा हमेशा होगा पूरे आईआईटी के सिलेबस में, सीबीएसई या एचएससी के सिलेबस में आपके लिए हमेशा y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आप डेफिनेशन समझ पाओ इंग्लिश में जो लिखी है। अ फंक्शन डिफाइंड बाय एन इक्वेशन नॉट सॉल्व फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल जो है आपका x, उसके लिए सॉल्व नहीं किया गया है। खैर, 100 बात की एक बात कि अगर मिला जुला फंक्शन है तो वो इम्प्लिसिट है। मतलब उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो अलग नहीं होगा। जैसे यहाँ पर डिपेंडेंट एक्स वेरिएबल जो थे वो सारे अलग थे और इंडिपेंडेंट सारे अलग थे, मतलब एक ही था वो अलग था। ओके, तो इम्प्लिसिट मतलब घुला मिला, एक्सप्लिसिट मतलब अलग। एक क्वेश्चन करते हैं अपन। क्या होता है ना कि कई बार फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन जब आपको पूछा जाता है, फाइंड द डोमेन ऑफ x इज इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका डोमेन निकालना है। अब ये फंक्शन जो है वो इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है? दिस इज एक्सप्लिसिट। नो नो नो, दिस इज इम्प्लिसिट, क्योंकि यहाँ पे y जो है वो अकेला नहीं है। सिंपल सी बात है, y अकेला हो गया तो एक्सक्लूड हो गया, एक्सक्लूड मतलब एक्सप्लिसिट। y को अकेला करना पड़ेगा फिर आप डोमेन निकाले। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कन्वर्ट करो इसको एक्सप्लिसिट में, मतलब y को अकेला करने की कोशिश करो। कोई मेरी हेल्प करेगा कि y को अकेला कैसे करेंगे? मैं आरएचएस वाली क्वांटिटी को एलएचएस में लिख रहा हूँ, एलएचएस वाली को आरएचएस में लिख रहा हूँ। y को अकेला करना है तो क्या करेंगे बताइए, व्हाट शुड आई डू? परफेक्ट स्क्वायर। यस, वेरी गुड, परफेक्ट स्क्वायर लेंगे। देखो, परफेक्ट स्क्वायर लेने के लिए ना मेरे को हमेशा वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स, मेरे को हमेशा वाई स्क्वायर में कोएफिशिएंट 1 की जरूरत होती है। मतलब मेरे को ऐसी आदत है, आपको भी ऐसी आदत होनी चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर 2 मिनट में बन जाएगा। ये बन गया y माइनस वन का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होगा 1, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब 2 मिनट का काम है। मतलब y माइनस वन का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। क्या करें बेटा, यहाँ पे अपन दोनों तरफ अंडर रूट ले लें। अंडर रूट लोगे तो y माइनस वन का मॉड आएगा, यहाँ पर 1 माइनस एक्स का मॉड आएगा, मॉड हटेगा प्लस माइनस बटेगा। तो क्या मैं डायरेक्टली प्लस माइनस लगा दूं? हम तो बड़े हो गए ना अब। आपको पता है मॉड आता है फिर उसके बाद प्लस माइनस आता है। तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 माइनस, आई एम सॉरी यहाँ पे अंडर रूट लगाएगा कौन? हाँ, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। दिस इज योर फंक्शन। इसका डोमेन निकालने अगर जाओगे ना, आपके पास दो दो फंक्शन आ रहे हैं। बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन आ रहा है 1 प्लस 1 अपॉन, सॉरी 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। दोनों का डोमेन सेम आएगा यार, क्या ही फर्क हो जाएगा बताइए। लकीली वी गॉट द सेम डोमेन। अगर डोमेन सेम नहीं आएगा तो कौन सा फंक्शन आप कंसीडर करोगे? दोनों का जो डोमेन आएगा ना, यहाँ लिख देता हूँ, डोमेन विल बी एक्स ग्रेटर, सॉरी नॉट ग्रेटर देन, ना ना ना, 1 से छोटा होना चाहिए, तभी तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा रख दोगे तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा ना, तो 1 से छोटा या बराबर चलेगा। एंड विल बी सेम इन बोथ केसेस। तो डोमेन पूछा था आपने से, तो लकीली हम बच गए, डोमेन सेम आ गया।
फंक्शन दो आए, हम थोड़ा कंफ्यूज हुए कि यार दो फंक्शन का तो अलग अलग डोमेन आएगा, बट यहाँ पे लकीली सेम आ गई। तो खुशखबरी ये है कि आपको ऐसे फंसाएगा नहीं यहाँ पे ना कि कौन से फंक्शन पे निकालना है। आपको हमेशा ऐसे या तो दोनों का डोमेन सेम मिल जाएगा या तो आपसे इनवर्स का डोमेन पूछ लेगा। तो इनवर्स क्या होता है वो भी समझ लेते हैं अपन। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द मच अवेटेड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको इनवर्स समझ में आता है तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, जो कि अपना नया चैप्टर है, अगला चैप्टर है। देखो यार, अंग्रेजी में मैं आपको कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं हिंदी में समझा देता हूँ, देसी भाषा में सब कुछ आपको एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। सुनना बस ध्यान से ना। तो सबसे पहली बात तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स जो होता है उसका मतलब क्या होता है। हाँ, मॉड्यूल में इनवर्स ही दिया हुआ है, वो 60 आप पहले लिख लो यहाँ तक, 66 से या फिर पता नहीं कहाँ से कुछ ना कुछ दिया हुआ है इनवर्स। हम लोग बहुत जल्दी मॉड्यूल डिस्कस करने के काबिल हो जाएंगे, मतलब थोड़ा सिलेबस आपका जो है वो एंड में आ जाए बस। ओके, आपका सिलेबस एक्चुअल में परफेक्ट बैलेंस में चल रहा है, बिकॉज मेरे को क्या होता है ना कि इन दिवाली के आसपास ना हमेशा एक चैप्टर पढ़ाना पड़ता है जो कि बहुत दिक्कत देता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और दिवाली के आसपास एक और चैप्टर पढ़ाया जाता है। जेई के सिलेबस में हमेशा यही पैटर्न चलता है, हर जगह यही चलता है कि आपको कॉनिक सेक्शन भी उसी वक्त पढ़ाया जाता है कहीं, है ना। तो वो हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो अपना वो जो अलजेब्रा वाला बर्डन था ना, वो बर्डन ही है वो एक तरीके से, बिकॉज कैलकुलस के बीच में कुछ और पढ़ने का मेरे को लॉजिक नहीं लगता है। तो अपन आराम से फंक्शंस को धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, आईटीएफ को भी आराम से कंप्लीट करेंगे। फिर एलसीडी में अपन थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी, ठीक है। ओके, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन पे आ जाइए। न्यू फंक्शन आप करोगे आईटीएफ, सबके बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, ये सबके बोर्ड एग्जाम में आता है। लिसन नाउ, देखो, अगर हमारे पास एक फंक्शन है और उसकी मैपिंग कुछ इस तरह से दी हुई है, कुछ इस तरह से उसकी मैपिंग दी हुई है। मैं पहले आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, ए से लेके बी, और मैं आपको उसकी मैपिंग बता देता हूँ। ये फंक्शन है, ठीक है। तो यार मान लो अगर इस फंक्शन की मैपिंग इस तरह से है, ये दिस इज द मैपिंग, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ वेरी आइडियल केस, 1 2 3 4 5। आप चाहो तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं एबीसीडी लिख देता हूँ, ठीक है, डजेंट मैटर, एक्चुअली इट डजेंट मैटर। ABCDE होता क्या है ना, ये होता है इनपुट और ये होता है आउटपुट का सुपर सेट। आउटपुट नहीं होता है ना, ना, दिस इज सुपर सेट ऑफ आउटपुट। आउटपुट इसके अंदर से कुछ ना कुछ होगा। तो इनपुट को बेटा आप क्या बोलते हैं, एक्स, मतलब जो भी एक्स के नंबर्स रहेंगे जो अपन यहाँ पे पुट करना चाहेंगे वो सेट ए से पाए जाएंगे, और जो वाई अपने को मिलेगा एक्स डालने पर वो आपको सेट बी पे मिलेगा, ठीक है, अच्छी बात है। तो अपन क्या करते हैं, बेसिकली एक्स से वाई की तरफ जाते हैं। इनवर्स में हम लोग क्या करेंगे, इसी फंक्शन को उल्टा मैप करेंगे। द सेम फंक्शन वी विल मैप इट इन अ रिवर्स ऑर्डर। तो अभी मैं इसको है ना ऐसे मैप कर रहा हूँ, 1 से ए, 2 से बी, 3 से सी, 4 से डी एंड 5 से सी, 5 से ई, सॉरी। अब मैं है ना क्या करूंगा कि इसको उल्टा मैप करूंगा, मतलब सेट ए से सेट बी की तरफ अभी कर चुके हैं, अब सेट बी से सेट ए की तरफ करेंगे। उल्टा मैप करने पे आपके पास जो फंक्शन आएगा उसको अपन कहते हैं इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन, मतलब इस फंक्शन का इनवर्स। तो हम लोग एक बार उल्टा मैपिंग करके देख लेते हैं। तो उल्टी मैपिंग में बेटा यहाँ पे सेट बी अब पहले आ जाएगा और सेट ए बाद में हो जाएगा। मतलब जो y आपको पहले आउटपुट मिल रहा था, अब वो y इनपुट बन जाएंगे, और जो x आप पहले इनपुट में डाल रहे थे वो x अब आउटपुट बन जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले सेट बी में क्या था, ABCDE,
तो ए बी सी डी ई सेट बी में आ जाएगा, और सेट ए में क्या था 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इनकी ना मैं मैपिंग कर देता हूँ। तो देखो ए की मैपिंग किसके साथ थी, 1 के साथ, मतलब 1 की ए के साथ थी तो ए की 1 के साथ होगी, रिवर्स में भी सेम रहेगा। तो मैंने क्या कर दिया, सबकी उल्टी मैपिंग लिख दी, 1 की बी की 2 से, सी की 3 से, दिख रहा है ना, सी 3 के साथ मैप्ड था, फिर डी की 4 से एंड ई की 5 से, सॉरी। नाउ लिसन केयरफुली। ये फंक्शन जो कहलाएगा ना, ए से बी तक अपन जब जाते थे तो उसको फंक्शन एफ कहते थे। जब आप उल्टा होगे ना तो उस फंक्शन को अपन एफ इनवर्स कहेंगे। समझ में आ रहा है? तो एफ इनवर्स का लॉजिक अपने को समझ में आता है कि क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या फंक्शन जो एफ था मेरे पास, फंक्शन एफ था जो, वॉज इट डिफाइंड? हाँ ये सही फंक्शन है, वैलिड फंक्शन है। क्या एफ इनवर्स जो अपन ने उल्टा मैपिंग करा, क्या ये भी वैलिड फंक्शन है? बिल्कुल, दिस इज वैलिड फंक्शन। वैलिड फंक्शन अपन ने लेक्चर 1 में सीखा था। लेकिन ना हर बार ऐसा नहीं होगा। आपको मैं एक केस ऐसा बताता हूँ कि मान लो अगर अपनी मैपिंग इस तरह से, मान लो कि मैपिंग इस तरह से 1 2 3 4 और 5 और ये एक छूट गया। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये वाला एक फंक्शन है मेरे पास ए से बी तक मैप्ड। सबसे पहला सवाल आप लोगों से, बताना मुझे है ना, जल्दी से, टाइम मत लगाना, क्या ये एक वैलिड फंक्शन है? क्या एक वैलिड फंक्शनल मैपिंग है? अच्छा अगर ये वैलिड फंक्शनल मैपिंग है तो क्या इसका इनवर्स जो बनेगा वो वैलिड रहेगा? नहीं। क्यों 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 क्यों? एक डॉट छूट एक डॉट एक डॉट छूट गया, चलो मान लो यहाँ पे एक डॉट नहीं छूटता, अब वैलिड रहेगा इसका इनवर्स? नहीं। अभी भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसको उल्टा मैप करोगे ना, तो यहाँ पे दो उल्टा लफड़े। मैप करते वक्त तो एक के दो लफड़े हो जाएंगे। सोच कर देखो, एक इनपुट के दो आउटपुट आने लगेंगे, वो थोड़ी ना होती फंक्शन की डेफिनेशन। जब आप इसको उल्टा मैप करोगे तो एक के दो लफड़े हो जाएंगे। देखते हैं अपन कैसे। तो अपने को एक चीज समझ में आया कि पहली बात तो यहाँ पर डॉट नहीं छूटना चाहिए। डॉट छूटेगा अगर तो रिवर्स फंक्शन में क्या हो जाएगा, जब आप उल्टा इनवर्स फंक्शन बनाओगे तो उसमें जो आपका इनिशियल इनपुट सेट है उसमें डॉट छूट जाएगा। वो गलत है, फंक्शन में डॉट नहीं छूटना चाहिए। तो यहाँ पर डॉट तो छूटना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो आपका ओरिजिनल फंक्शन जो है ना उसी में डॉट नहीं छूटना चाहिए, तब जाके उसका इनवर्स में भी इनिशियली डॉट नहीं छूटेगा। तो मतलब डॉट नहीं छूटना चाहिए, मतलब दैट फंक्शन जिसका इनवर्स आपको बनाना है, इट शुड नॉट बी इनटू, इनटू नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑन टू। अरे इनटू में तो डॉट छूटता है, ऑन टू में नहीं छूटता है। तो अपने को इतना समझ में आया कि जिस फंक्शन का अपन इनवर्स लेना चाहते हैं इट शुड बी ऑन टू, तो होना ही चाहिए। और साथ में मेनी वन नहीं होना चाहिए, बिकॉज मान लो यहाँ पे डॉट नहीं भी रहता तो भी ये मेनी वन है। रिवर्स में करोगे तो ये वन मेनी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारी मैपिंग बढ़िया आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक मैपिंग ने गड़बड़ कर दी। तो ये अब फंक्शन थोड़ी रहा, अब ये रिलेशन हो गया है। ठीक है, तो ये एफ इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इस केस में। तो आपको क्या सीखने को मिला? फॉर अ फंक्शन टू, या ऐसा बोलो, फॉर इनवर्स टू एग्जिस्ट द फंक्शन शुड बी वन वन, स्ट्रिक्टली वन वन होना चाहिए, एंड इट शुड बी ऑन टू एज वेल। ये चीज अपन पढ़ चुके हैं पहले, नया नहीं, मैंने आपको पढ़ाया है, मेरे को याद है। तो इसको अपन अब लिख लेते हैं। मैंने आपको देखो यार अंग्रेजी में कुछ नहीं लिखा है लेकिन समझा सब दिया है। अब इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो ये एफ इनवर्स है, तो वन वन होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए फंक्शन। ठीक है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन वन वन होना चाहिए, बिकॉज अगर वो मेनी वन हुआ तो उल्टा आते वक्त वो वन मेनी हो जाएगा। मतलब बेसिकली वन मेनी कुछ होता नहीं है, लेकिन एक के दो लफड़े हो जाएंगे, वो फंक्शन नहीं है। तो इनवर्स, एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, और ये एफ है। और अगर यहाँ पे डॉट छोड़ दिया मैंने तो ये यहाँ पे भी डॉट छूट जाएगा उल्टा करते वक्त मैपिंग। तो यहाँ पर डॉट छूटना बिल्कुल भी हमको मंजूर नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे, यार ये सब लिखना मेरे को पसंद नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मैं आपको लिखवा के छोड़ देता हूँ। एक फंक्शन है हमारे पास ए से बी तक मैप्ड है, लिखो बी अ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। पहले ही बता दे रहा है कि फंक्शन वन वन एंड ऑन टू है। ठीक है, देन
अगर 1 1 ऑन टू है तो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन, एक यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट करता है। जैसे ये ए से बी तक मैप्ड है ना, तो एक बहुत बहुत अद्भुत सा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा बी टू ए, मैं उसको जी बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो एक बहुत अद्भुत फंक्शन जी बी टू ए एग्जिस्ट करेगा such that such that for y is equal to f of x, g of y is equal to x for all x belonging to a and y belonging to set b। लिख लो यार, ये सब फालतू बातें हैं, मैं अभी आपको समझा दूंगा क्या लिखा है। जो मैंने अभी हिंदी में चिल्ला चिल्ला के बोला ना, वही बात थोड़ा इन्हें हायर मैथमेटिक्स में लिख दिया, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, चिंता ना करो। या इसको चाहो तो आप ऐसा लिख लो ना, थोड़ा फड़फड़ाहट कम हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिख दो। राइट, हाँ जी, अब समझना इस चीज को आप अच्छे से कि अगर हमने f के अंदर x डाला तो आपको y मिल रहा है, ठीक है। उल्टे में क्या होगा, उल्टे में ये होगा कि अब आप इनपुट में y डालोगे, देख रहे हो, उल्टा करने पे एक फंक्शन मिलेगा हमको g, ये g ऑफ x है मान लो, और इसमें इनपुट में आप क्या डालोगे, सेट b क्या था, y है ना। तो आप इनपुट में आप y डाल रहे हो और आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है सच दैट g ऑफ y x के बराबर हो जाए, मतलब f ऑफ x तो y के बराबर था ही, f ऑफ x वाज इक्वल टू y, ऐसा तो था ही, लेकिन कोई एक और फंक्शन है जिसमें g ऑफ y इज इक्वल टू x के बराबर है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो जो g फंक्शन है इट विल बी कॉल्ड एज इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन f। लिख लो यहाँ पे, देन g इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ f, ठीक है। f में x डालने पे y मिल रहा था, एक फंक्शन g एग्जिस्ट करता है जिसमें y डालने पे x मिल जा रहा है, मतलब जो इसमें हम सीधा कर रहे थे उस फंक्शन में, दूसरे फंक्शन में वही चीज उल्टे में भी अवेलेबल है। तो जो दूसरा फंक्शन है ना उसको अपन इनवर्स कहेंगे पहले वाले फंक्शन का, ठीक है। ये अंग्रेजी में कुल मिला के ये चीज समझाना चाह रहे हैं हम। खैर, फालतू बातें नहीं करना है अपने को। फॉर इनवर्स टू एग्जिस्ट द फंक्शन शुड बी वन वन एंड ऑन टू, ये अपन पहले समझ चुके हैं। वन वन एंड ऑन टू पे आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लो। आगे बढ़ते हैं, नोट लिख लो, ये चीज अपने को आती है बट फिर भी लिख लो। नोट लिखो, फॉर इनवर्स of a function to exist, the function should be one one and onto, that is function should be injective and surjective, that is bijective, that is invertible। ओके, सब नाम होते हैं यार। फंक्शन इन्वर्टिबल है मतलब वन 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 ऑन टू है, बाइजेक्टिव है मतलब वन वन ऑन टू है, सर इंजेक्टिव सर्जेक्टिव मतलब सेम वन वन ऑन टू। अच्छा, इनवर्स ये तो अपने को समझ में आ गया कि इनवर्स क्या होता है। अब एक्चुअल में फंक्शंस का इनवर्स फाइंड कैसे करेंगे, देखो, स्टेप्स टू फाइंड इनवर्स।
ठीक है। देखो स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप होता है एक्सप्रेस y एक्सप्लिसिटली। y को आप एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस कर दो इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। और उसके बाद क्या कर दो, रिप्लेस y की जगह x डाल दो और x की जगह y डाल दो, ठीक है। तो इसके बाद जो आपको नया y आएगा ना, न्यू y इज द रिक्वायर्ड इनवर्स। न्यू y इज द रिक्वायर्ड इनवर्स, ठीक है। क्या मतलब सर? देखो बताते हैं। अंग्रेजी में कभी किसी को कुछ समझ में आया नहीं है, बट आई होप आपको आ गया होगा समझ में। लेकिन अच्छे से करेंगे क्वेश्चन तभी आएगा समझ में। लिखिएगा, अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 की पावर में x प्लस 1, सिंपली ये लिख दो y इज इक्वल टू 10 की पावर में x प्लस 1। इसका आपको इनवर्स फाइंड करना है, फाइंड इनवर्स। देखिए कैसे करेंगे, 1 सेकेंड, एक बार माइक एडजस्ट हो जाए। यस, हाँ भाई, सबका ध्यान आगे होना चाहिए। देखो y को अकेला करना है, y पहले से अकेला है, हमारी किस्मत अच्छी है, फर्स्ट स्टेप हमको करने की जरूरत नहीं है। ओके अच्छा, एक्सप्रेस y एक्सप्लिट, मैंने इधर उल्टा लिख दिया है। ऐसा करो, एक्सप्रेस x एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ y, उल्टा लिख देना ना प्लीज। नथिंग चेंजेस यार, लिख दो आप, है ना। मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया नहीं। आप क्या करो, x को एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस कर दो y के टर्म्स में। तो अपन ये x को अकेला करना चाहते हैं, अभी x ऊपर फंसा हुआ है, x ऊपर फंसा हुआ है, उसको अकेला करना है तो आपको log लेना पड़ेगा। तो दोनों तरफ log ले लो, और किस बेस का log लोगे वो आपके ऊपर है, ठीक है। मैं 10 बेस का log लूंगा, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी 10 गिवन है, तो 10 की पावर में x प्लस 1 है, तो मैं 10 की बेस पे दोनों तरफ log ले रहा हूँ। तो आपके सामने क्या आ जाएगा, log ऑफ y टू द बेस 10, दिस इज इक्वल टू, ये x प्लस 1 पीछे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू log ऑफ 10 टू द बेस 10, ये रह जाएगा ना सिर्फ। तो log 10 टू द बेस 10 तो 1 होता है, इसका मतलब क्या हो गया, log ऑफ y टू द बेस 10 इज इक्वल टू x प्लस 1। तो क्या यहाँ से आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा, व्हाई नॉट, x का वैल्यू आ जाएगा log y माइनस 1, y टू द बेस 10 है ऑफ कोर्स माइनस 1। अब आपको दिख रहा है y सॉरी x अकेला हो चुका है, x अकेला हो जाए तो आप क्या करो, x की जगह y डाल दो और y की जगह x डाल दो। तो x की जगह y डाल दिया और y की जगह x डाल दिया, तो ये जो नया वाला y आया आपके पास, दिस इज द इनवर्स। ये जो y आया ना, दिस इज द इनवर्स, ये है आपका f इनवर्स x। f इनवर्स x इज व्हाट, log ऑफ x टू द बेस 10 माइनस 1। ये है इनवर्स फंक्शन, वो जो ऊपर फंक्शन दिया था उसका इनवर्स ये वाला फंक्शन, राइट डाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एचएससी में, मतलब हर एग्जाम में पूछा जाता है भाई, इनवर्स के बिना कुछ नहीं होता है। बिकॉज इनवर्स नहीं आएगा तो आप एक चैप्टर पूरा नहीं कर पाओगे आईटीएफ। अगला क्वेश्चन लिखिए, इफ एफ -2 से इंफिनिटी से लेकर ऑल रियल नंबर तक आपको गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ln ऑफ x प्लस 2, ठीक है। तो आपको इसका इनवर्स निकालना है, फाइंड इनवर्स। देखो मैंने पूरा नहीं लिखा, फाइंड
एफ इनवर्स ऑफ एक्स। बहुत आसान टॉपिक है इनवर्स निकालना, मैं सच बता रहा हूँ। यहाँ समझ में आया मैंने क्या किया था? y x की जगह y कर दिया और y की जगह x कर दिया। लास्ट स्टेप में आपको बस यही करना है, फिर जो नया वाला y आएगा आपका वो ही इनवर्स है। ठीक है, इधर आ जाओ। हाँ भाई, देखिए आपको ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन करके दिया गया है, इसका लोड मत लो आप, वो आपका टेंशन नहीं है, वो क्वेश्चन बनाने वाले का टेंशन था, उसने बना दिया आपको, मतलब क्वेश्चन बना दिया। अब एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है आपके सामने ये, तो इसको आप y मानेंगे, y इज इक्वल टू 1 प्लस ln ऑफ x प्लस 2। ठीक है, अब आपको x को अलग करना है, अकेला करना है। x को अगर अकेला करना है तो कैसे करेंगे बताइए? ये 1 को पहले y के साथ ले लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस 2। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ln ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू y माइनस 1? चेक करो, वाई नॉट। फिर ln में बेस क्या होता है, e का होता है, तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो, x प्लस 2 इज इक्वल टू e टू द पावर में y माइनस 1? यस, एब्सोल्युटली, हाँ सही है अद्वैत, सही है। फिर ये x को हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर में y माइनस 1, और ये 2 को उस तरफ भेज दोगे तो -2 आ जाएगा, तो इसमें पूरे में -2 होगा, है ना, ये पावर में है y माइनस 1। ये सब का भी सही आ रहा है ना। अब ये x अकेला हो चुका है, x अकेला हो गया, तो x की जगह y और y की जगह x कर दो रिप्लेस। तो x की जगह y और y की जगह x कर देंगे, तो आपके सामने जो नया वाला y आएगा दैट इज द इनवर्स। तो नया वाला जो x है, ये वाला x की जगह आपने y डाला और ये वाले y की जगह x डाला, -2। दिस इज f इनवर्स x। एकदम समझ में आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है किसी को? एक रत्ती भर का डाउट नहीं होना चाहिए दिमाग में, है ना, तभी मानूंगा कि समझ में आया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलो बोलो बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था। चलो, r दिया हुआ है 0 से लेके 1। if f of x is equal to 2 to the power x upon 1 plus 2 to the power x, तो आपको क्या करना है, फाइंड f इनवर्स। ये फंक्शनल डेफिनेशन है, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है, वो तो भाई एग्जामिनर ने आपको दे दिया। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, सुनो मेरी बात, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि क्या फंक्शन 1 1 है, क्या फंक्शन ऑन टू है, और फिर उसके बाद इनवर्स निकालते हैं कि हाँ भाई 1 1 ऑन टू है मतलब इन्वर्टिबल है। अरे आपको चेक वेक नहीं करना है, क्वेश्चन वाले ने बोला ना इनवर्स निकालने का, तो निकालने का भाई, खत्म। आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि वो 1 1 ऑन टू होगा कि नहीं होगा, वो ऑब्वियसली उसने 1 1 ऑन टू दिया होगा आपको फंक्शन, फंक्शन उसने ऐसा ही दिया होगा जो 1 1 ऑन टू पहले से होगा, वो आपकी टेंशन नहीं है। अच्छा, अगर वो स्पेसिफिकली बोलता है कि नहीं पहले चेक करो कि क्या फंक्शन का इनवर्स निकालना संभव है, और अगर संभव है तो आप निकाल के बताओ, तो आप चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे कुछ नहीं बोला, तो हम इसको 1 1 ऑन टू अज्यूम ही करके डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, अपने को इतना टेंशन थोड़ी लेना है। तो देखो, इसको मैं y मान लेता हूँ, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर x। अच्छा, मेरे को क्या करना है, x को अकेला करना है, अभी x को अकेला करना आसान नहीं है ना। करो यहाँ पे, यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन में मुश्किल आएगी आपको, x को अकेला कैसे करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं मैं, y इंटू 1 प्लस 2 टू द पावर x, दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, है ना। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैं क्या करूंगा, y इंटू 1 और y इंटू 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। तो ये 2 टू द पावर x वाला जो टर्म है, इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ, तो y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x माइनस y इंटू 2 y इंटू 2 टू द पावर x। यहाँ से 2 टू द पावर x को कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा 1 माइनस y और y। तो 2 की पावर में x कैन बी रिटन एज y अपॉन 1 माइनस y। ठीक है, हमारा काम हो चुका है, लेकिन अभी भी x अकेला नहीं हुआ है, पूरी तरह से अकेला नहीं हुआ है, ये 2 के ऊपर फंसा हुआ है। अब 2 के ऊपर फंसा हुआ है तो नीचे उतारना है उसको, जब भी आपको पावर में से कोई नंबर को नीचे उतारना है तो आप लॉग लेते हो, तो लॉग ऑफ क्या ले लूं मैं, 2 टू द बेस x, सॉरी 2 टू द पावर x, इसका लॉग ले लिया LHS का, और RHS का भी लॉग ले लिया।
LHS और RHS दोनों का लॉग लिया तो सही मैंने, लेकिन कौन सी बेस पे लूं बताइए? 2 पर ले लेते, क्योंकि भाई 2 पे लेंगे तो यहाँ पे 2/2 बनेगा कल को। अब ये देखिए x इधर उचक के आएगा पीछे, x इंटू लॉग 2/2 दैट इज लॉग 2/2 बचेगा, वो तो 1 ही होता है, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई टू द बेस। ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, अभी आपको x की जगह y और y की जगह x करना है, फिर आपको फाइनल आंसर मिलेगा। तो दुनिया में जहां जहां x नजर आ रहा है वहां पे आप y कर दो, और जहां जहां y नजर आ रहा है वहां पर x कर दो। तो ये आ गया आपके सामने f इनवर्स x। दिस इज f इनवर्स x। क्लियर हो रहा है सबको? मैं बता रहा हूं आपको, एक जरा भी डाउट नहीं आना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखो। एक मिनट यार, जरा सोचने भी नहीं देते हो तुम लोग। देखो f एक फंक्शन है, चलो इसको बाद में करेंगे, अभी 10 मिनट बात कर लेंगे। पहले आप लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से सब क्वेश्चन बनते हुए नजर आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शंस बहुत आसान भी है, मुश्किल नहीं है ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको एक बार में सब खोपड़ी में घुसेगा। सुनना ध्यान से आप। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, ये लिख लिया आपने? समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ऊपर से जा रहे हैं। देखिए किसी भी फंक्शन का इनवर्स अपन निकालते हैं ना, तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, मतलब 1/1 होना चाहिए, तभी तो उसका इनवर्स निकल पाएगा। अच्छा, तो है ना, आपको कभी भी क्वेश्चन में ना, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, मैं बस बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन में ना आपको ऐसा लिखा जाएगा, द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन। अगर ये लैंग्वेज मिलती कभी भी क्वेश्चन में, द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन, तो इसका मतलब ये होता है कि एक बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन नहीं मिलेगा आपको, जनरली ऐसा में लिखा हुआ मिलता है क्वेश्चंस में कि द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन, है ना, क्योंकि द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन बोल दिया तो वो गलत हो जाता है। इतना रिस्क नहीं लेते जेई वाले पेपर बनाते हो, वो हमेशा बाइजेक्शन लिखते हैं, या फिर इनवर्स लिख भी दिया तो भी चलता है, लेकिन आपको जनरली ये मिलेगा द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन। और दूसरी बात ये है कि द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन या कोई भी फंक्शन जो बाइजेक्टिव है उसका इनवर्स जो आएगा ना, वो इकलौता होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही फंक्शन के दो दो इनवर्स आ गए, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स हमेशा यूनिक होगा, वही प्रॉपर्टी नंबर 1 है। इसको अपन अंग्रेजी में लिखेंगे द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अभी इनवर्स ऑफ ए फंक्शन बोलना उचित रहेगा या बाइजेक्शन? बाइजेक्शन बोलना ज्यादा सही रहेगा, मैथमेटिकली करेक्ट रहेगा। द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज यूनिक। द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज यूनिक। हर फंक्शन का या हर बाइजेक्टिव फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, इसको अपन प्रॉपर्टी नंबर 2 के हिसाब से प्रूव भी कर सकते हैं। पहले 2 लिखिए, मैं इसको प्रूव कर दूंगा प्रॉपर्टी नंबर 2 के साथ में। देखिए दी क्या लिख रहा था यार को, देखिए एनी फंक्शन एंड इट्स इनवर्स, कोई भी फंक्शन और उसका इनवर्स, मैं पहले समझा दूं।
कोई भी फंक्शन और उसका इनवर्स जो होता है ना, वो इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज होते हैं। ये वाली जो लाइन होती है ना y इक्वल टू एक्स, इसके अबाउट मिरर इमेज होंगी। मतलब अगर आपका फंक्शन ये है तो इसका इनवर्स एकदम इसका मिरर इमेज देखेगा अबाउट दिस लाइन। समझ में आ रही बात? तो उसी बात को अंग्रेजी में लिखना चाह रहे हैं। ये बना मत देना, मैं आपको और ज्यादा खूबसूरत डायग्राम बना के दूंगा। तो लिखिए, एनी फंक्शन एंड इट्स इनवर्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, mirror image of each other about the line y is equal to x. ठीक है, तो ये लाइन मैं बना रहा हूँ y is equal to x. This is the line y is equal to x. कोई भी एक फंक्शन लेते हैं, ln x ले लेते हैं। तो ये जो ln x फंक्शन है, इसका ग्राफ ऐसा होगा। इसका जो इनवर्स होता है ना ln x का, वो होता है e की पावर x। खैर अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ज्यादा मुश्किल थोड़ी है। y is equal to ln x कर लो कैलकुलेट इनवर्स। x को अकेला करेंगे तो क्या आ जाएगा, x is equal to e की पावर में y, फिर x की जगह y और y की जगह x। दिख गया ना? इसका इनवर्स आ जाएगा e की पावर में x, और e की पावर x का ग्राफ भी पता है अपने को। ये जो रेड वाला ग्राफ है और जो ग्रीन वाला ग्राफ है ना, आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। दे आर सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y is equal to x, और दे आर मिरर इमेज ऑफ द लाइन अबाउट द लाइन y is equal to x। इस लाइन को आप मिरर अगर मानते हो तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के मिरर इमेज कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा कई बार ऐसा भी होता है, एक और केस बताता हूं मैं। ये है आपके सामने, मान लीजिए y is equal to ln x और ये है y is equal to e की पावर x। बेसिकली दिस इज फंक्शन एंड दिस इज फंक्शन का इनवर्स एंड दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अब देखो यार, आप कभी मिरर के सामने जाते हो तो आपकी एक ही इमेज आती है ना, ऐसा थोड़ी होता है कि भाई आप मिरर के सामने चले गए और 500 इमेज आ गई। एक ही मिरर है तो एक ही इमेज आएगी। ठीक है, तो ये इसके हर पॉइंट की अगर आप इमेज लोगे तो आपको यूनिक इमेज ही मिलेगी। हर पॉइंट पे कोई भी पॉइंट ले लो, सबकी मिरर इमेज यूनिक ही मिलने वाली है। तो इसलिए आप बोलोगे कि पूरा ग्राफ का जो सिंगल मिरर इमेज आएगा ना, दैट विल बी यूनिक। ऐसा नहीं होगा कि इस ग्राफ का मिरर इमेज जो है वो बहुत सारे आने लगेंगे, एक से ज्यादा नहीं आएंगे, एक ही आएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जो मिरर इमेज होगी वो यूनिक होगी, दैट इज द इनवर्स विल बी यूनिक। ऐसे आप प्रूफ कर सकते हो इसको ओरली। देखो कई बार क्या होता है, मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एक और पॉइंट बता रहा हूँ जो एग्जाम में बहुत यूज होता है। हमारे पास एक ग्राफ होता है और वो ग्राफ ना y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज होगा उसके इनवर्स है। तो मान लेते हैं कि ग्राफ कुछ इस तरह से, मान लेते ग्राफ कुछ ऐसा है रेड वाला, और उसका इनवर्स कैसा हो जाएगा, मिरर इमेज ले लो। तो ये वाले हिस्से का, इस वाले हिस्से का मिरर इमेज अगर आप लोगे तो उसका ये आ जाएगा मिरर इमेज, और ये वाले हिस्से का मिरर इमेज इसके नीचे आएगा, दैट इज ऐसा। दिस विल बी द ग्राफ फंक्शन का और उसके इनवर्स का। तो ये जो दोनों ग्राफ है ना, रेड वाला और ग्रीन वाला, ये दोनों ग्राफ हमेशा 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 जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हमेशा y इज इक्वल टू x लाइन पर होगा। समझो इस चीज को। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स, फंक्शन का और उसके इनवर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा y इज इक्वल टू x लाइन पर ही होता है। आ रही बात समझ में? तो यार अगर आपको कोई बोलता है ना कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स, फंक्शन का और उसके इनवर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो आप क्या करोगे, इन दोनों फंक्शन को सॉल्व कर लोगे, दोनों को इक्वेट कर दोगे ना, फंक्शन को और उसके एफ इनवर्स को। जो भी आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, मान लोगे कि उस x कोऑर्डिनेट पर आपका ग्राफ क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लोगे क्या, ऐसा ही होगा, है ना? लेकिन आसान तरीका क्या रहेगा पता है, आप फंक्शन को फंक्शन के इनवर्स के साथ सॉल्व मत करना। मेरी बात सुन रहे हो आप लोग? फंक्शन को फंक्शन के इनवर्स के साथ सॉल्व मत करो, उस फंक्शन को आप है ना y इज इक्वल टू एक्स लाइन के साथ सॉल्व कर लो। सोच कर देखो, ये जो रेड वाला फंक्शन है और ये डॉटेड लाइन है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स।
वो दोनों भी तो इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यार पॉइंट निकालना है आपको। पॉइंट निकालने के लिए चाहे रेड और ग्रीन को सॉल्व करो या रेड और y इज इक्वल टू एक्स को सॉल्व करो, क्या फर्क पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी फंक्शन का उसके इनवर्स के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो वी विल सॉल्व इट विद द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। वो ज्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, ये बस आपको मेंटली याद रखना है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, या लिखो, चलो लिखो। ये पॉइंट नंबर 2 के अंदर ही आएगा ना, इसका सब पॉइंट लिख लेंगे। अ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स intersect at the line y is equal to x. So to find their point of intersection, just solve the function, with its, no, not with its inverse, just solve the function with line y is equal to x. खत्म। अच्छा, थर्ड पॉइंट लिखें, इस पे आप है ना 5 स्टार लगा दो। दिस इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है आईआईटी के एग्जाम में। पिछले 10 साल में शायद 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाते हैं, यहीं से कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन बना के देगा ही देगा आपको। तो अपने को 2 पॉइंट क्लियर होंगे, ये थर्ड पॉइंट है वो देखते हैं। मैं ना अंग्रेजी में नहीं लिखवा रहा हूँ, उसको पहले हिंदी में समझा दूंगा। आप ऊपर वाला पहले लिख लो अच्छे से, टेक योर टाइम एंड राइट दिस वन डाउन। किसी भी फंक्शन को और उसके इनवर्स को सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, उसको लाइन के साथ सॉल्व कर लो, वो ज्यादा आसान है। ओके, आगे बढ़े। हाँ जी, देखो सुनना ध्यान से ना, आप कॉम्पोजिट की बात कर रहे हैं अपन, कॉम्पोजिट की। मान लो एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और एक फंक्शन है उसका इनवर्स, उस फंक्शन का इनवर्स है, उस इनवर्स को मैं बोल देता हूं जी ऑफ एक्स। क्या बोल देता हूं, जी ऑफ एक्स। तो अगर आपने फंक्शन एफ के अंदर ना उसका इनवर्स डाल दिया, अगर उस फंक्शन एफ के अंदर उसका इनवर्स मतलब जी, अगर उस फंक्शन एफ के अंदर उसका इनवर्स जी डाल दिया तो आपको बदले में ना हमेशा एक्स मिलेगा। क्या बोल दिया मैंने, फंक्शन के अंदर उसका इनवर्स डाल दोगे तो रिटर्न में आपको एक्स मिलेगा। मतलब ये फंक्शन कैसा बन गया, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, वैसा बन गया ना। अरे मतलब ये हो गया, इसको अपन कहते हैं जो भी आपने इनपुट डाला वही का वही आउटपुट आ गया। ऐसा हमेशा होगा अगर आप फंक्शन के अंदर उसका इनवर्स डाल देते हो। जैसे ये एफ इनवर्स है जी, जी के अंदर अगर आप एफ डाल दोगे ना तो भी आपका जो फंक्शन होगा वो एक्स बन के निकल आएगा। मतलब फंक्शन के अंदर इनवर्स डाल दोगे तो वो एक्स बन जाता है, फंक्शन के अंदर इनवर्स डाल दोगे तो एक्स बन जाता है। इसका कुछ अच्छा नाम होता है मैथमेटिकली। ये बेसिकली दिस फंक्शन इज एज गुड एज y इज इक्वल टू एक्स। सोच कर देखो, अब ये फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स हो गया है क्योंकि जो आपने इनपुट डाला है वही आउटपुट आ गया। तो इनपुट के बराबर ही y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इनपुट के बराबर ही आउटपुट आ जाएगा। तो ना हम लोग ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स है, और y इज इक्वल टू एक्स फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ये जो फंक्शन होता है ना जिसमें इनपुट आउटपुट के बराबर आ जाता है, उसको अपन अंग्रेजी में और मैथमेटिक्स में आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है कि जो आप इनपुट डालते हो वही का वही आउटपुट आ जाता है। तो अगर आपने फंक्शन के अंदर उसका इनवर्स डाल दिया है तो आपको जो बदले में बड़ा सा फंक्शन मिल रहा है दैट फंक्शन इज आइडेंटिटी फंक्शन। ऐसा हमेशा होगा। ठीक है, इस बात का फायदा उठा के आईआईटी वाले बहुत क्वेश्चंस पूछे पास्ट में। ठीक है, अभी भी पूछते हैं, आगे भी पूछेंगे, दे विल नेवर स्टॉप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जनरली क्वेश्चन प्योर फंक्शन का नहीं बनता है बट एओडी का बनता है या फिर एमओडी का बनता है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन या एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एफ
फंक्शन ए, सॉरी, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। आपको वॉइस में थोड़ा डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा है? हो सकता है थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा होगा, मेरे को फील हो रहा था, क्योंकि देखो एक फंक्शन है जो ए से बी तक जा रहा है। ओके, नहीं आ रहा है। हाँ, सुनना ध्यान से। एंड इट इज अ बाइजेक्शन। ये लिखना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि यार बाइजेक्टिव ही नहीं रहेगा तो फिर काय का इनवर्स लिखोगे। और एक फंक्शन है जी जो कि बी से ए जा रहा है, वो उसका इनवर्स है। किसका? एफ का। इज इनवर्स ऑफ, इज द इनवर्स ऑफ एफ। देन फॉग, मतलब एफ के अंदर अगर उसका जी डाल दिया मैंने तो फॉग बनेगा, है ना। फॉग का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स के बराबर हो जाएगा, या फिर इसको आप आई लिख सकते हो। आई मतलब होता है आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। एंड गॉफ, गॉफ भी बन जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन। अच्छा, एफ फंक्शन किस सेट से चालू हो रहा है? ए सेट से। तो बेसिकली ये आइडेंटिटी फंक्शन इन सेट ए बनेगा। इसको अपन ऐसे लिखते हैं, आपको बुक में आई ए मिलेगा, ऐसा नोटिफिकेशन मिलेगा, नोटेशन मिलेगा, ठीक है। जमाना नोटिफिकेशन का है। और इधर देखेंगे अगर अपन, तो गॉफ जो रहेगा ना, दैट विल बी आई बी, मतलब वो बी सेट से चालू हो रहा है ना यार। जो आप बी सेट का इनपुट डालोगे वही का वही आपका आउटपुट मिलेगा। तो सेट बी में एक्चुअली वो इनपुट सेट हुआ हुआ है। ओके, वेयर ए एंड बी, आई ए एंड आई बी, आई ए एंड आई बी are identity functions on the set sets A and B respectively, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन होता ही है, देखिए आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये चीज मत लिखना, अभी मैं इसको ढंग से लिखवा दूंगा नहीं, इसको आप मत लिखिए। हाँ, ऊपर ले रहा हूँ, 2 मिनट रुकिए। यस, राइट इट डाउन पहले। ओके, अभी देखिए ध्यान से। एक फंक्शन है अपने पास जो कि ए से बी मैप्ड है, और एक फंक्शन है जी जो कि बी से ए मैप्ड है। और जो जी फंक्शन है, इट इम्प्लाइज कि जी फंक्शन जो है वो एफ का इनवर्स। तो अगर आप एफ के अंदर ना, फॉग का मतलब क्या होता है कि आप एफ के अंदर जी डाल रहे हो, तो किसी भी फंक्शन के अंदर उसका इनवर्स डालते हो तो आपको आउटपुट में एक्स मिलेगा। मतलब एफ के अंदर आपने एफ का इनवर्स डाल दिया ना बेसिकली,
जी क्या एफ इनवर्स एक्स, तो एफ के अंदर एफ का इनवर्स डाल दिया तो आपको आउटपुट में एक्स मिलेगा। इसको कहते हैं अपन आइडेंटिटी फंक्शन। उल्टा भी चलेगा, गॉफ अगर आपने जी के अंदर उसका इनवर्स जैसे कि एफ डाल दिया, अच्छा जी क्या है, जी इज एफ इनवर्स राइट, तो मतलब एफ इनवर्स के अंदर उसका एफ डाल दिया है अगर आपने, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। फंक्शन के अंदर इनपुट में अगर उसका इन्वर्स आ गया तो आपको आउटपुट में एक्स मिलेगा। ठीक है, इसका आपको अगर प्रूफ चाहिए तो प्रूफ यार देखो बहुत ही बच्चों वाला प्रूफ है, देख लो, प्रूफ इज वेरी इजी, लिख लो है ना। क्या होता है, हमारे पास सेट ए होता है और सेट बी होता है। इधर देखो, सेट ए में होता है एक्स, सेट बी में होता है वाई, मतलब अगर आप एक्स डालोगे तो आपको वाई मिलेगा, है ना। तो ये फंक्शन एफ होता है। रिवर्स में क्या होता है, वाई डालोगे तो एक्स मिलेगा, ये एफ इनवर्स होता है, दैट इज जी। अब अगर अपन ने एफ के अंदर एक्स डाला तो आपको क्या मिलेगा, वाई। ठीक है, और उल्टा सोचो, आप उल्टा सोचो, यहाँ पे इसका रिवर्स सिनेरियो सोचो कि अगर आपने एफ इनवर्स के अंदर वाई डाला, एफ इनवर्स के अंदर अगर आपने वाई डाला तो आपको मिलेगा एक्स। सही बात है, ये दोनों सिनेरियोस अपने को समझ में आते हैं कि अगर एक्स इनपुट में डालेंगे एफ के तो आपको वाई मिलेगा, और उल्टा सोचने पर वाई इनपुट में डालते एफ इनवर्स के तो आपको आउटपुट में एक्स मिलेगा। ठीक है, नाइस, फेयर इनफ। अब ये वाला जो एक्स है ना, रुको मैं थोड़ा सा ज्यादा स्टाइलिश तरीके से सोच के बताऊं, चलो ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला जो एक्स है ना, यहां से उठाकर यहाँ पे रिप्लेस कर दो, एक्स की जगह आप एफ इनवर्स वाई डाल दो। तो एक्स की जगह अगर आप एफ इनवर्स वाई डालते हो तो यहाँ पे आपने एफ इनवर्स वाई डाल दिया, और यहाँ पे वाई था पहले से, वो तो रहने दो। तो देखो ना, एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई वाई के बराबर आ गया, मतलब एफ ऑफ एफ इनवर्स एनीथिंग इज दैट थिंग अगेन, जो इनपुट डालोगे वही का वही आपको बाहर आउटपुट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, हेंस प्रूफ खत्म, क्या ही है इसमें, 2 सेकंड का प्रूफ था इसका। अब देखो, कोई भी फंक्शन का अगर आप इनवर्स लेते हो, फंक्शन 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, तो उसका इनवर्स जो आएगा, उसका इनवर्स जो आएगा वो भी 1 1 ऑन टू आएगा। सही बात है ना, इफ द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू तो उसका उल्टा भी 1 1 ऑन टू होगा। तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, अगला पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 4, द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज ऑल्सो ए बाइजेक्शन। द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन is also a bijection। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। खैर सारे पॉइंट ये जितने भी मैंने लिखवाए ना सब आते हैं बोर्ड एग्जाम में, सब के सब, ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ स्पेसिफिकली जेई के लिए है। ओके, तो लिखिए, if f and g are bijections two bijections f and g are two bijections, और आपको दिया है f a से b तक मैप्ड है और g उल्टा b से a मैप्ड है, देन, या एंड लगाया मैंने, एंड देन द इनवर्स ऑफ गॉफ, द इनवर्स ऑफ गॉफ, द इनवर्स ऑफ गॉफ एग्जिस्ट एंड, देखो कहने का मतलब ये है कि अगर f और g दोनों एक दूसरे के इनवर्स है ना, तो
उनका जो कॉम्पोजिट फंक्शन बनेगा g ऑफ f ऑफ x है ना, गॉफ, उसका जो इनवर्स रहेगा वो भी एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रहा है आपको? कहने की बात क्या थी कि अगर f और g दोनों 1 1 ऑन टू फंक्शंस है और उन दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो उनसे बनने वाला जो कॉम्पोजिट फंक्शन रहेगा ना उसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और उसका वैल्यू भी है कुछ। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लॉ ऑफ रिवर्सल लगता है। जैसे अपना उसमें लगता था ना मैट्राइसिस में, ए और बी का इनवर्स क्या होता था, ए बी का होल इनवर्स, ऐसा होता था ना, बी इनवर्स ए इनवर्स। काइंड ऑफ वैसा ही कुछ यहाँ पे लगता है, तो याद रखना काफी आसान हो जाएगा। कैन यू गेस? इतना बता दिया तो देखो क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज अपनी खत्म होती है यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो कई बार क्या होता है ना कि फंक्शंस जो है वो 1 1 ऑन टू नहीं होते। ठीक है, अभी सुनो, यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने, सब कुछ मक्खन की तरह क्लियर होना चाहिए, बस लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है, उसमें भी क्या ही याद रखोगे यार, रिवर्सल लॉ है, दिख रहा है, ये उल्टा चालू करना है आपको बस, ये जो उल्टा है ना वो चालू करना है, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, और बाकी सब तो बहुत नेचुरल सी चीजें हैं, अपने को सब याद रहेगी। ओके, कई बार क्या होता है ना कि फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं होते हैं, फंक्शंस आर नॉट जनरली 1 1 ऑन टू। तो अगर फंक्शन 1 1 है और मान लो ऑन टू नहीं है, मान लो यहाँ पे डॉट छूट गया, एक डॉट छूट गया, तो आप इनवर्स नहीं बना सकते हो। या फिर फंक्शन 1 1 ही नहीं है, मैनी वन है, फंक्शन मैनी वन है अगर, तो उसका इनवर्स आप नहीं बना सकते हो, उसका इनवर्स आप नहीं बना सकते हो। लेकिन कोई आपके पीछे ही पड़ गया, कोई एकदम पीछे पड़ गया कि नहीं नहीं इनवर्स बना के बता वरना जान से मार दूंगा तुझे, अगर कोई मतलब एकदम जबरदस्ती कर रहा है तो फिर अपन बना देंगे ना। फिर उसका एक तरीका होता है, क्या तरीका होता है, उसमें आपको डोमेन को काटना पड़ता है, जैसे कि 1 2 3 4 5, मान लो ये स्टार्टिंग के 4 वैल्यूज जो थी या 3 वैल्यूज होती वो 1 1 है, और बाद की 2 वैल्यूज जो है वो वाली मैनी वन है बस। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि फंक्शन के डोमेन को काट के सिर्फ इतना कर देते हैं कि भाई यहाँ तक 1 1 है तो इतना ले लेंगे, और ये वाली जो 2 वैल्यूज है इनको अपन इनपुट से ही हटा देंगे। अपनी मर्जी, अपन फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं ना यार, ताकि फंक्शन अब ऐसा दिखे, अब वो 1 1 हो गया और ऑन टू भी हो गया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि फंक्शन को अपन खुद से काट छाट के नए तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ताकि हम उनका इनवर्स ले पाए। उसके लिए आपको फंक्शंस को अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखिए ये चीज को, फंक्शंस आर नॉट जनरली functions are not generally 1 1 on 2, 1 1 on 2, तो इन्वर्टिबल होंगे नहीं, लेकिन अगर जबरदस्ती इन्वर्टिबल बनाना है to make them invertible, हम क्या करेंगे उनको, we redefine them in such a manner, in such a manner, आ जाएगा समझ में, चिंता मत करो, that they become, यार मैं कल किसी का होमवर्क चेक कर रहा था, एक ही एक गलती बार बार, पता नहीं यार नाम ही याद नहीं आ रहा मेरे को, बताऊंगा मैं अगर याद आएगा तो। एक गलती आपने सेम 2 क्वेश्चंस में करी थी, they become 1 1 and on 2 in certain part of a domain,
मैं रिप्लाई करने वाला था मेल को, फिर मैं भूल गया। इन सर्टेन पार्ट ऑफ डोमेन। कुछ बच्चे ईमानदारी से होमवर्क नहीं कर रहे, मैं चेक कर रहा हूँ, वो एफर्ट दिखाई नहीं दे रहे मेरे को। मतलब जैसे तैसे सबमिट कर देने वाला काम मत करो आप, है ना। Functions are generally not one one onto. To make them invertible, we define them in such a manner that they become one one on and onto in certain part of their domain. फालतू बातें हैं ना ये, देखो अब काम की बातें मैं करूंगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक फंक्शन अगर मैंने ले लिया R2R, फंक्शन ले लिया R2R, और वो फंक्शन है लेटेस्ट से एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या ये फंक्शन वन वन ऑन टू है? इज इट वन वन एंड ऑन टू? एनीवन जल्दी से बताइए मुझे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये होता है ना पैराबोला। अरे ये होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इज नॉट वन वन, दिस इज नॉट ऑन टू आइदर, बिकॉज इसका रेंज जो है, इसका कोडोमेन है ऑल रियल नंबर, लेकिन इसका रेंज क्या आ रहा है? 0 से इंफिनिटी आ रहा है, ठीक है। तो इसको पहले अपन ऑन टू बना देते हैं, फिर वन वन बना देंगे। तो हमने बोला इसको अगर आपको इन्वर्टिबल बनाना है तो सबसे पहले इसको अपन ऑन टू बना लेते हैं। क्या करेंगे? टू मेक इट ऑन टू, टू मेक इट ऑन टू, to make it onto, we will redefine it. ठीक है, हम इसको रीडिफाइन कर लेंगे। देखो रीडिफाइन करना हमारे हाथ में होता है। ये जो फंक्शन का कोड में दिया है ऑल रियल नंबर दिया है, लेकिन इसकी रेंज कितनी आ रही है? 0 से इंफिनिटी। तो हम इसकी जो रेंज है उसको ही कोडोमेन के बराबर कर देते, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। इसकी जो कोडोमेन है उसको ही रेंज के बराबर कर देते, मतलब हाँ R2R लिखा था ना, अब इसको आप R2 0 टू इंफिनिटी कर दो। मतलब जो इसकी रेंज थी मैंने वहीं पे रेंज, सॉरी इसकी जो कोडोमेन थी वहां पर मैंने रेंज लिख डाला। यहाँ पर जो कोडोमेन था पहले, उसकी जगह मैंने रेंज लिख दिया। यार मेरे ऊपर डिफाइन करना, मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखा चुका हूँ। दिस इज टोटली अप टू मी, मैं इसको कैसे भी डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब इसकी जो रेंज है वो क्या है? 0 टू इंफिनिटी, दिस इज द रेंज। और कोडोमेन अब मैंने इसको 0 टू इंफिनिटी बना दिया, तो फंक्शन तो डेफिनेटली अब ऑन टू हो गया है। लेकिन क्या ये फंक्शन अभी वन वन है? क्या ये फंक्शन अभी वन वन है? नहीं, ये फंक्शन वन वन नहीं है, ये मेनी वन है। क्यों? क्योंकि इसमें टर्न आ रहा है, टर्न आ रहा है ना, बहुत सारी जगह टर्न आ रहा है। अच्छा, टर्न चालू कहाँ से होता है? ये यहाँ से वर्टेक्स से चालू होता है ना। तो हम क्या करते हैं ना, वर्टेक्स के पहले का हिस्सा हटा देते हैं। अरे यार अपने ऊपर है ना, आप ये वाले एक्स के वैल्यूज हटा दो, आप फंक्शन को डिफाइन ही ऐसे कर दो, ठीक है। लिखो यहाँ पे पहले तो, चलो मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर, बट ये अभी भी मेनी वन है। ये फंक्शन अभी भी मेनी वन है, बिकॉज इसका ग्राफ अभी भी एकदम ऐसा ही बनेगा। दिस इज स्टिल मेनी वन। तो हम क्या करेंगे, इसके ग्राफ का एक हिस्सा, मतलब ये वाला हिस्सा गायब कर देंगे। ये वाला हिस्सा गायब करना है, मतलब इसके लिए इनपुट गायब कर दो। मतलब इसका इनपुट जो नेगेटिव वाले एक्स की वैल्यूज होगी, वो वाली एक्स की वैल्यूज आप गायब कर दो, ठीक है। तो टू मेक इट वन वन, आप देखो अब इसको ऑन टू बना चुके हैं अपन, अब वन वन बनाना है। टू मेक इट वन वन, ये बहुत काम की चीज है, मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको, आपके ऊपर पूरा राइट होता है कि आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जनरली इस टॉपिक से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। टू मेक इट वन वन, कंस्ट्रेंट कर दो इनपुट को, इनपुट को सिर्फ 0 से इंफिनिटी रखो, ताकि आउटपुट बस इतना सा है ना। तो कंस्ट्रेंट द इनपुट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। या ऐसा हो सकता है कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर आप नेगेटिव इनपुट रखो, बस पॉजिटिव इनपुट हटा दो, तो भी आपका ग्राफ ये वाला आएगा, ये वाला। अभी भी तो रेंज 0 से इंफिनिटी है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये लिख दो या तो फिर ये लिख दो, माइनस इंफिनिटी से 0। तो इनपुट को आप कंस्ट्रेंट कर दो, काट दो। इनपुट पहले अपन पूरा रियल नंबर ले रहे थे, अब सिर्फ आधा रियल नंबर लेंगे, क्योंकि आधे रियल नंबर में आपकी रेंज जो है वो कवर हो जा रही है और फंक्शन भी वन वन हो जा रहा है, ठीक है।
तो अब आपका जो नया फंक्शन बन जाएगा, जो रीडिफाइंड फंक्शन बन जाएगा, दैट विल बी, इसकी डोमेन हमने बना दी अब 0 से इन्फिनिटी। खुद से मैंने डोमेन आर, पहले आर दिया होता, मैंने उसको काट के ऐसा लिख दिया, और इसकी रेंज वो मैंने खुद से, रेंज नहीं सॉरी, को डोमेन अब मैंने खुद से रेंज के बराबर लिख दी। तो अब इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा, है ना, द न्यू ग्राफ विल बी दिस वन, ऐसा बनेगा इसका नया ग्राफ। ठीक है, ये नया ग्राफ बनेगा। इज दैट ओके? बहुत बढ़िया, दिस विल बी द न्यू ग्राफ। क्या ये वाला ग्राफ 1 1 है? हाँ, आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना के देखो, आपको एक से ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, तो ये 1 1 है। क्या ये ऑन टू है? यस, बिकॉज इसका रेंज क्या है, 0 से इन्फिनिटी, को डोमेन भी 0 से इन्फिनिटी। नाउ दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। अब इसका आप इनवर्स निकाल सकते हो। नाउ दिस इज 1 1 एंड ऑन टू। देखो, नाउ द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, hence invertible. Now it is 1 1 and on 2, ऐसा लिख लो। ठीक है, तो ये काटना पिटना जो होता है ना, वो अलाउड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर जबरदस्ती इनवर्स निकालना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, इसके आगे का अपन कल से करेंगे। आपका होमवर्क है टॉपिक नंबर 2 फ्रॉम PYQs। ठीक है, मैं देखता हूँ कौन सा बच्चा था यार, वो एक बार बार सेम मिस्टेक की थी उसने। होमवर्क ढंग से करो, सॉल्व है ना। हो सकता है कि अपन कल पूरा चैप्टर ही खत्म कर दें, तो बस आपका ग्राफ बचेगा एक। ग्राफ टॉपिक जो है दैट इज ऑल्सो इन दिस चैप्टर, बट वो एक रह जाएगा, है ना, तो वो अपन कर लेंगे। चैप्टर आपका कल कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज एक ही टॉपिक बचा है, पीरियोडिसिटी। एंड फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफ्स जो होते हैं ना, उसकी स्टडी होगी, तो वो अपन देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक्स ये दोनों। फंक्शन चैप्टर आपका खत्म होने वाला है। ठीक है, तो इन द मंथ ऑफ अगस्त हम लोग ITF पढ़ेंगे और लिमिट कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के चैप्टर में, आज के टॉपिक में आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। काफ़ी कुछ पढ़ा अपन ने, बट फिर भी बताया तो सही। इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है वो, बट अपने को डिफिकल्ट नहीं लगेगा, अपन बहुत मेहनत करेंगे। ठीक है ना, उसका मॉड्यूल वन ऑफ द टफेस्ट मॉड्यूल्स है, बहुत अच्छा मॉड्यूल है अपना ITF का, और फंक्शंस का भी अच्छा मॉड्यूल है। टॉपिक 2 PYQs, ये आपका होमवर्क है, ध्यान रखिएगा। मैं पूरा होमवर्क कल सबका चेक करूंगा, डिस्कशन के लायक नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आप RD शर्मा भी स्टार्ट कर सकते हो सॉल्व करना। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, बुक नहीं है तो खरीद लो। ठीक है, कंजूसी मत करो बिल्कुल भी, बुक खरीद लो, काम आएगी, है ना, बिल्कुल काम आएगी। तो NCERT RD शर्मा दोनों होनी चाहिए। नवंबर में अपने को बोर्ड एग्जाम भी देना है, तो उसकी अपनी प्रिपरेशन अभी साथ में ही करेंगे। चलिए, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। सॉरी, सर हाँ बोलो। सर आप वो फंक्शन चैप्टर का फ्राइडे को अपलोड करने वाले हो रिवीजन का वीडियो? फंक्शन का करना है क्या? फंक्शन तो अपन पढ़ ही रहे, उसकी अभी क्या जरूरत है। मैं दूसरे चैप्टर का करूंगा, फ्राइडे को नहीं कर पाऊंगा ये वाले। हो सकता है कि नेक्स्ट फ्राइडे को करेंगे। कोई चैप्टर का पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली चाहिए तो बता दो, मैं कर सकता हूँ ऑन डिमांड। ठीक है, लगभग 6 to 7 डेज लगते हैं किसी भी रिवीजन वीडियो को बनाने में, तो हो तो मेरे को मैसेज कर देना, एनीवन। बाकी मैं अपने हिसाब से तो डाल ही रहा हूँ। ठीक है, ओके, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। ट्रिग्नोमेट्री का किया है मैंने, यस, बट वो बेसिकली क्लास 11th को मैं रिवाइज करा रहा था, उसी में इंक्लूड हो गया। आप चाहो तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक और करूंगा, अभी कंपाउंड एंगल्स का पूरा करूंगा, चिंता मत करो। ट्रिग्नोमेट्री का डर निकाल दूंगा मैं आपका एक ही महीने में। ठीक है, हर पुराने चैप्टर से डर लगता है ना, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, हर पुराने चैप्टर से डर लगता ही है। तो दैट इज नेचुरल, बिकॉज हमको लगता है हमको नहीं आता है। एक रिवीजन में सब आ जाएगा। मिलते हैं कल, बाय एवरीवन, थैंक यू।